सच और क्या है झूठ, बात करेंगे हम दो टूक। नमस्कार, दो टूक में आपका एक बार फिर स्वागत है। दो टूक यानी वो कार्यक्रम जहां हम वो तमाम मुद्दे उठाते हैं जो आपको आंदोलित और उद्वेलित करते हैं, वो तमाम सवाल उठाते हैं जिनका जवाब आप तलाशने की कोशिश करते हैं। जवाब होंगे खूब पर सवाल होंगे दो टूक। और दो टूक में आज हम जो मुद्दा उठाने जा रहे हैं वो सीधे सीधे पाकिस्तान की जांच एजेंसी के भारत आने से जुड़ा है। पठानकोट में जो आतंकवादी हमला हुआ था उसके बाद ये जांच एजेंसी जब भारत आई, उसको लेकर कई तरह के सवाल उठाए गए, कई तरह की आलोचना की गई, लेकिन सरकार का अपना तर्क है, सरकार के अपने पक्ष हैं। तो जाहिर तौर पर आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि ये जांच टीम का भारत आना कितना सही फैसला है या फिर किस हद तक ये फैसला जो है गलत साबित हो सकता है। इस पर हम बात करेंगे और इससे पहले कि इस बात को आगे बढ़ाएं, इसी मसले पर हमारी रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। 2 जनवरी को पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकवादी हमले की जांच के लिए भारत पहुंचा पाकिस्तानी जांच दल मंगलवार को वायुसेना स्टेशन का दौरा करने के बाद आज राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम से रूबरू हुआ। सोमवार को दिल्ली पहुंची पाकिस्तान की जीआईटी ने पहले दिल्ली और फिर पठानकोट में हमले से जुड़ी जानकारियां जुटाई और पूछताछ की, जबकि आज एनआईए के मुख्यालय में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पाकिस्तानी टीम से ये जानने की कोशिश की कि पठानकोट आतंकवादी हमले से जुड़ी जो जानकारियां और सबूत पाकिस्तान को सौंपे गए हैं उन पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है। सूत्रों के अनुसार 5 सदस्यों वाली पाकिस्तानी जांच एजेंसी के भारत से लौटने के बाद भारत अपनी एक जांच टीम पाकिस्तान भेजने के लिए औपचारिक अनुरोध करेगा। भारत इस हमले के दोषी पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैश-ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर से भी पूछताछ की इजाजत मांगेगा। हालांकि मसूद अजहर कहां है, इसको लेकर अभी पाकिस्तान से लगातार विरोधाभासी खबरें आ रही हैं। एक खबर ये कहती है कि मसूद अजहर बचने के लिए पाकिस्तान से कहीं बाहर भाग गया है, तो कुछ सूत्र ये भी कह रहे हैं कि भारत से दिए पुख्ता सबूतों के बाद मसूद अजहर को एहतियातन हिरासत में रखा गया है। इस पूरे मामले में आगे क्या होगा ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते बेहद जटिल हैं और इतिहास के सबक पाकिस्तान पर भरोसा करने की इजाजत नहीं देते। इसलिए पाकिस्तानी टीम के भारत आने पर मीडिया ने जहां कई सवाल उठाए, तो वहीं विपक्ष खासकर कांग्रेस ने सरकार के इस कदम की कड़ी आलोचना की और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करार दिया। हालांकि भाजपा ने कांग्रेस की इस आपत्ति को ओछी राजनीति बताया। भाजपा का कहना है कि जांच टीम भेजकर पहली बार पाकिस्तान ने एक तरह से ये स्वीकार किया है कि आतंकी हमले के लिए उसकी सरजमी का इस्तेमाल हुआ है, और अब जबकि पाकिस्तान कार्रवाई करने का भरोसा दिला रहा है, तो आखिर एक आखिरी मौका देने में हर्ज ही क्या है। तो क्या सरकार एक और मौका देना चाहती है तो क्यों देना चाहती है? तमाम सवाल हमारे सामने, और दो टूक में आज जिन 2 सवालों के इर्द गिर्द हम अपनी पूरी बहस को रखेंगे वो सवाल कुछ यूं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। हमारा पहला सवाल, जो आज का सवाल, बड़ा सवाल जो है, जो दो टूक में, क्या पाकिस्तान से कुछ ज्यादा उम्मीद लगा रही है केंद्र सरकार? जो मौका दिया है तो क्या भारत सरकार, केंद्र सरकार ज्यादा उम्मीद लगा रही है पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा नहीं है। और हमारा जो आज का दूसरा सवाल है जो हम दो टूक में उठाएंगे, जिसके इर्द गिर्द हमारी चर्चा होगी, वो दूसरा सवाल ये है, क्या सुरक्षा और कूटनीति से जुड़े मसलों पर कांग्रेस को राजनीति करने से बचना चाहिए? जाहिर तौर से यह मसला सुरक्षा और देश की कूटनीति से जुड़ा हुआ है। क्या ऐसे मसलों पर राजनीति करने से विपक्ष को बचना चाहिए? ये हमारा आज का दूसरा सवाल है। और आज इस बहस में हमारे साथ 3 मेहमान जो मौजूद हैं, जो चर्चा करेंगे, उनसे परिचय करा दो। हमारे साथ अमन सिन्हा जी भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ केजी सुरेश जी हैं। केजी सुरेश जी डीडी न्यूज के वरिष्ठ सलाहकार संपादक हैं। और हमारे साथ तीसरे मेहमान आलोक शर्मा हैं, कांग्रेस के युवा स्पोक्स पर्सन। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। अमन सिन्हा जी, सबसे पहले क्या आपको लगता है सरकार कुछ ज्यादा उम्मीद कर रही है? पहली बार इस तरह से एक जांच टीम को आने दिया जाता है, पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है, क्यों ये फैसला लिया गया? नहीं अशोक जी, आप ठीक कह रहे हैं, पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड तो खराब है ही, पूरा विश्व जानता है, इट इज़ एपी सेंटर ऑफ ग्लोबल टेररिज्म। पर एक डिपार्चर ये ज़रूर हुआ है कि पहली बारी पाकिस्तान ने एडमिट किया है कि ये जो टेरर एक्टिविटीज़, जो ऑपरेशंस थे, उसकी सरजमीन से इमिनेट किए, वहाँ से हुए, और ये क्लेम भी करता है कि उसके दोषियों को वो सज़ा दिलवाएगा। तो ये पहले से एक डिपार्चर है। अमन जी, नहीं, पर अभी एडमिट किया है पाकिस्तान ने स्वयं, और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने एडमिट किया अशोक जी। दूसरी बात जो आपने कही, पहली बार नहीं है कि कोई ऐसी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम आ रही है। मुंबई हमलों के बाद
2012 में जब यूपीए की कांग्रेस लेड गवर्नमेंट थी, उस समय भी एक इन्वेस्टिगेटिव टीम आई थी। तो ये जो इन्वेस्टिगेटिव टीम आई है, इसका पूरा जो इसकी मंशा ध्येय यही है कि जो इस टेररिस्ट ऑपरेशन के जितने विक्टिम्स थे उनको न्याय मिले, जिन लोगों ने परपिट्रेट किया था इस तरह का टेरर भारत पे, उन लोगों को सजा मिले, और वो जो ट्रायल का प्रोसेस वहां पे चल रहा है उसको अपने लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाने के लिए इसको किया गया। और मैं ये भी आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इन लोगों को बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस था, और हमारे जो उनका एक प्री डेजिग्नेटेड रूट था वहीं पे था, किसी सिक्योरिटी पर्सनल से किसी से कोई इंटरेक्शन नहीं था। वो गए और वहां से लौट के आए, जितना वहां पे ट्रायल को चलाने के लिए जो आवश्यकता थी, जो एविडेंस उनके सामने था, उन्होंने देखा, और अब वहां पे वो अपने लॉजिकल एंड पे ट्रायल चलेगा। आरोप ये लगता है कि जब आप विपक्ष में होते तब आपकी पाकिस्तान की नीति कुछ और होती है, तब आप कहते हो कि नहीं इस तरह से नहीं, तब मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, इस तरह की बात सुनाई दे, तब आप ये कहते हैं कि भाई क्यों जांच टीम को आने दिया जाए। जब आप सरकार में होते तो आपके सुर बदल, ये आरोप बार बार लगता है आप पर। नहीं, ये आपका प्रश्न हो सकता है, पर मुझे लगता है अगर आप तथ्यों को देखेंगे, पिछले 18-20 महीनों में जिस तरीके से सरकार ने स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स लिए हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, और पाकिस्तान को कंपेल होना पड़ा पहली बारी एडमिट करने को कि ये टेरर ऑपरेशंस उसकी सरजमीन से चल रहे हैं, तो ये अपने आप में एक डिपार्चर है बहुत बड़ा, और सरकार की एक कूटनीतिक विजय भी इसको कहा जा सकता है। जहां तक सिक्योरिटी का प्रश्न है, उसमें तो ये सरकार कोई कॉम्प्रोमाइज करने का सवाल ही नहीं है। आपने देखा पहले जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती थी इंसेसेंट नॉन स्टॉप, वो सारी रुक गई, वहां से गोली आती थी तो यहां से कई गोले जाते थे। तो वो पाकिस्तान समझ चुका है, पूरा विश्व समझ चुका है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक ग्लोबल सुपर पावर बन के इमर्ज कर रहा है, और पूरा विश्व इस बात को एक्नॉलेज करता है। और ये जो है ये एक वैधानिक प्रक्रिया है उस दिशा में, जिन्होंने इस तरह का टेररिज्म का जघन्य अपराध किया उनको सजा दिलाने के लिए, और जो उनके विक्टिम्स थे उनको न्याय दिलाने के लिए एक प्रक्रिया। आप कह रहे हैं कि आलोक जी, अगर वो कह रहे हैं कि वैधानिक रूप से जरूरी एक प्रक्रिया थी जिसको अपनाया गया, अगर मैं मीडिया रिपोर्ट्स की बात करूं, मीडिया में जाऊं, तो मीडिया में कुछ इस तरह की खबरें आ रही है कि आपके एक छोटे पार्टनर है नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, एनसी जो है, उसकी प्रतिक्रिया जो है वो ज्यादा सदी हुई और मैच्योर प्रतिक्रिया आई। एनसी के नेताओं ने कहा, फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि उनके आने में हर्ज नहीं है, एक मौका देके देखना चाहिए, जो होगा वो भविष्य में देखा जाएगा। आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आप इस पर राजनीति करने लगे। देखिए, मैं समझता हूं कि भारत और पाकिस्तान का जब भी मुद्दा आता है उसमें बहुत संजीदगी दिखाई जानी चाहिए। आज आपने 3-4 विषय सामने रखे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने कहा कि वैधानिक तौर पर जरूरी था, शायद उनको मालूम नहीं है कि लेटर रोगेटरी होता है, कि जो भी एविडेंसेस वो यहाँ से कलेक्ट करेंगे, क्या वो वहां पर बुलाया था जेआईटी को मुंबई हमलों के बाद? अमन जी, मैं आपको जब मौका दूंगा, ये अपनी बात कहने में आपको मौका दूंगा जी। कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि उनकी मांग को माना गया? क्या ये घुटने टेकने के बराबर नहीं है? मोदी साहब ने जिस तरह से कूटनीति को, विदेश नीति को ताक पर रखकर शाल की डिप्लोमेसी, साड़ी की डिप्लोमेसी, आम की डिप्लोमेसी, और आज तो कमाल ही कर दिया कि हिंदुस्तान के बिल्कुल घुटने छील दिया आपने, जेआईटी को यहां पर परमिशन दे दी। मैं तो शुक्र समझ रहा हूं। रूप से उसमें आपकी आपत्ति? मैं 3-4 आपत्तियां मेरी बात है। पहली बात, जो दोषी है, क्या हमने डोजियर में सब कुछ नहीं दिया था? जो दोषी है क्या वही जांच करेगा? क्या हमें पहले लिस्ट दी गई थी कि आईएसआई के लोग भी उसमें आएंगे? मैं दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं, पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो दोषी है वो अपनी जांच कर रहा है, वो आकर मांग रहे हैं सलविंदर की कॉल डिटेल, जो हमारे एसपी, एफआईआर की कॉपी, बैंक की डिटेल्स, सीसीटीवी फुटेज, चश्मदीदों से, गवाहों से मिलना चाहते हैं। क्या ये पहले क्वेश्चनियर तैयार हुआ था? क्या हमारे हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज को इसके अंदर कॉन्फिडेंस में रखा गया था? क्या इसके ऊपर एक ऑल पार्टी मीटिंग नहीं होनी चाहिए थी? मोदी साहब कई बार अफगानिस्तान से उड़ते हैं, जब मन करता है लाहौर में उतर जाते हैं। उसका एंड रिजल्ट क्या है? आज तक पाकिस्तान ने कब कमिट किया है, कब एडमिट किया है कि यहां पर जो एक्टिविटी पठानकोट में हुई है वो पाकिस्तान की सरजमी से हुई है? मैं जानना चाहता हूं। आज पूरी तरह से ये एक फेस वॉश का काम है। ठीक, आपने एक बात क्योंकि अमन जी आपने बात उठाई थी, इसलिए मैं पूछा, ये पाकिस्तान ने आप किस आधार, कौन से फोरम पर कहा है? जब फोरम पर किस तरह से पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया कि भी पठानकोट में उसकी सरजमी कहा था, इसलिए आपने उसको परमिशन दी? ये तो वहां के प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा है। जी। और उसके बाद जब उफा में डिक्लेरेशन हुआ था, उस समय भी उन्होंने कमिटमेंट दिया था पब्लिकली। और पठानकोट ये घटना उफा के बाद हुई है, घटना ही बाद का स्टेटमेंट है। तो फिर उफा में कैसे आ गया पठानकोट का जिक्र? उफा का कमिटमेंट अलग है। 2012 में कांग्रेस की सरकार थी और वहां पे इन्होंने जेआईटी को बुलाया था।
उस समय हमने घुटने नहीं टेके बुलाया, थे, घुटने किसी ने टेके नहीं थे। बुलाया। तो कैसे कोई आया GIT हिंदुस्तान नहीं में? आई। कैसे आया कोई हिंदुस्तान GIT नहीं में? आई। अरे आपको पता ही नहीं बताइए है, मुझे, मुंबई हमला, मुंबई हमलों के समय आपको पता ही नहीं है। 2012 में आई थी। 2012 में आई थी। मैं चाहूंगा टाइम आउट चाहूंगा सुरेश जी एक जो नहीं, एक मिनट मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। दूसरी बात ये है, क्योंकि मैं सुरेश जी को लाना चाहता हूं। रेसिप्रोकल एक्सेस भी मांगा इंडिया ने। मैं इनके जो रूल की राजनीति में नहीं जा रहा हूं। अरे आपको तो आईएनए और एनआईए में भी पढ़ते ही पड़ा है। एक मिनट, तो एनआईए के चीफ का बयान है कि जब यहां से टीम लौटेगी उसके बाद आधिकारिक रूप से भेजा जाएगा। ये आलोक शर्मा जी को पूछ के, आलोक शर्मा जी को पूछ के बयान देंगे। चीफ का बयान है सर, एनआईए के चीफ कोई कह रहा है उसकी बात मान लीजिए सर, एनआईए के चीफ कोई कह रहे हैं, एक मिनट, तो इन्होंने कहा कि भाई आईएसआई की एक व्यक्ति आ जाता है और हम कैसे पाकिस्तान की टीम को आने दें। ये तमाम आपत्तियां कांग्रेस दर्ज करा रही है। कांग्रेस कह रही सबसे है ऐसा पहले नहीं तो होना चाहिए। अशोक जी, मुझे बहुत अफसोस होता है कि इस देश में पहले कम से कम विदेश नीति पर, जी, अब तो किसी मुद्दे पर नहीं होता है, विदेश नीति पर एक आम सहमति होती थी। ये एक इतिहास रहा। लेकिन आलोक जी कम से कम एक तीसरी आवाज को बोलने दीजिए। आप एक दूसरे की आवाज दबा रहे हैं, लेकिन एक तीसरी आवाज को बोलने दीजिए। जी, तो ये कम से कम राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर, विदेश नीति पर जो एक कंसेंसस इस देश का हालमार्क, वो धीरे धीरे खत्म होती गई है। और आज हम ये हश्र देख रहे हैं, उसमें कम से कम मैं तो ये मानता हूं, चाहे कोई भी एनडीए सरकार हो, यूपीए सरकार हो सत्ता में, कम से कम विदेशों में या हमारे सामने जो पड़ोसी हैं या जो भी मुल्क हैं, वहां कम से कम एक अच्छा संदेश नहीं जाता है जो हमारे आपसी मतभेद है विदेश नीति में। दूसरा, जहां यहां एक सवाल उठाया गया, हाँ शायद वो जीआईटी के नाम से नहीं था, लेकिन 26/11 के बाद आपकी जुडिशियल कमीशन आई थी, उन्होंने क्रॉस एग्जामिन किया था विटनेसेस को 26/11 के उसमें। लेकिन उसमें पाकिस्तान की जुडिशरी में आपकी बड़ी आस्था है। पाकिस्तान की जुडिशरी में आपकी बड़ी आस्था है। आपको पाकिस्तान के ऑफिसर्स में बड़ी आस्था है। अमन जी एक मिनट, सुरेश जी की बात पूरी हो जाने, सुरेश जी की बात पूरी हो जाए, फिर मैं मौका दूंगा। जी अशोक जी, लेकिन उसमें भी अफसोस इस बात का है कि उसका भी कुछ निष्कर्ष जो है सकारात्मक नहीं निकला। तीसरी बात जो है वो है कि क्या पाकिस्तान को डील करने के सिवाय, बात करने के सिवाय हमारे पास दूसरा विकल्प क्या, युद्ध करें? ये तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पार्टी उसका पक्षधर है कि हम जंग में चले जाएं। तो जंग कोई सोल्यूशन नहीं है। तो कैसे डील करना है? कोई मुद्दा यहां उठा है, आप उनके साथ उठाएंगे। अच्छा, उनके टीम में कौन हो, ये पहली बात, क्या हम फैसला करेंगे? दूसरी बात, क्या यह एक हकीकत नहीं है कि हिंदुस्तान में जैसे सिविल सोसाइटी और मिलिट्री और इंटेलिजेंस अलग अलग है और वर्चस्व जो है राजनीतिक दलों का है, जी, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार का है, क्या पाकिस्तान में वही स्थिति है? क्या पाकिस्तान में आज पूरा जग जानता है कि पाकिस्तान में कोई भी डेमोक्रेटिक इलेक्टेड सरकार रही हो, वो वहां की सेना और आईएसआई उसके बहुत मजबूत स्तंभ रहे हैं और रैदर उनके इजाजत के बगैर वहां कुछ होता ही नहीं है, यही माना गया है। तो हम उनसे बिल्कुल ना डील करें, क्या ये एक रणनीति हो सकती है? ये रणनीति ठीक से डील करने की मुझे लगता है कि बातचीत होनी चाहिए, जंग कोई जवाब नहीं है। और आगे इस बात को, हाँ मैं खुद मानता हूं कि शायद मैं उतना जिसे कहते हैं कि सकारात्मक उम्मीद नहीं रखता हूं कि बहुत कुछ होगा इसमें से, लेकिन जंग से बेहतर है बातचीत करना। और ये उनका देखते हैं, वो कहते हैं ना, अंग्रेजी में कहते हैं कि द टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। हमने उनको मौका दिया, देखते हैं कम से कम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो फिर से बदनाम ही होंगे और ऐसा कुछ नुकसान का मौका नहीं मिलेगा जो उन्होंने 26/11 में। और हम ये भी देख लेते हैं, देखिए अभी से ही हम उनका दोहरा मापदंड देख रहे हैं। जिस तरीके से रॉ के नाम पर एक भारतीय व्यापारी को रॉ के एजेंट के तरीके से वहां पेश कर रहे हैं, वो उनका किस तरीके से डिविएशन टैक्टिक है वो हम देख रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जब दोनों मुल्कों ने और बाकी इस देश की पूरी सिविल सोसाइटी और सब चाहते हैं कि दोनों मुल्कों में जो है बातचीत बनी रहे, हम गोलियों से और जिसे कहते हैं कि गोलों से बात ना करें, लेकिन आपस में जो है टेबल में आमने सामने बैठकर बात करें, तब तक मुझे लगता है कि कोई भी कदम जो है नेगेटिव नहीं है। थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, ऐसा केजी सुरेश जी का कहना है। लेकिन जाहिर तौर पर भाजपा और कांग्रेस के पास अपने तरह का एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे और भाजपा और कांग्रेस से जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल इसके आगे क्या और क्या ऐसे मुद्दों पर राजनीति से ऊपर उठना चाहिए पॉलिटिकल पार्टियों को। इस ब्रेक के बाद सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत
किसान लाभ उठाए, एक मौसम कदर है, सब किसान बीमा कराए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। अस्पताल में गंदगी हो सकती है, कुछ छूना मत और बीमार पड़ जाओगी। अरे दीदी, अब सब बदल रहा है। इतनी साफ सफाई? जी, हम सब ने मेहनत की है ताकि आपके इलाज में कोई कमी ना आए। बदल रहा है, बदल रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र अब स्वच्छ हो रहे हैं और ये आपके ब्लॉक में भी संभव है। बस पहल करनी पड़ेगी हमको और आपको भी। स्वच्छता का संकल्प करें, स्वास्थ्य केंद्र का कायाकल्प। आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है। जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया। और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं। ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और ये देखिए, लक्ष्मी भाभी की सफाई तो गांव-गांव में प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है, उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सकती है। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। किशोर अवस्था हम सब की जिंदगी का बहुत ही अहम पड़ाव होता है, जिसमें हम सब बहुत ही महत्वपूर्ण शारीरिक और मानसिक बदलावों से गुजरते हैं। इस उम्र में खून की कमी यानी अनीमिया काफी आम है, जिसके कारण कमजोरी, चिड़चिड़ापन और थकान जैसी शिकायतें आती हैं। सप्ताह में एक बार IFA की नीली गोली लेना किशोर अवस्था में विकास के लिए सहायक होता है। ये नीली गोली शासकीय शालाओं, आंगनबाड़ी केंद्रों और शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में निशुल्क मिलती है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब किशोर और किशोरियां साप्ताहिक IFA की इस नीली गोली का सेवन जरूर करेंगे। दो टूक में आपका एक बार फिर स्वागत है। दो टूक में आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की जो संयुक्त जांच दल की टीम ने पठानकोट का दौरा किया, उसको लेकर कांग्रेस की उस पर सख्त आपत्ति है। बीजेपी का कहना है कि ये एक सही दिशा में उठा कदम है, जबकि बार बार पाकिस्तान संकेत दे रहा है कि वो कुछ कार्रवाई करने की तरफ अग्रसर है, ऐसे संकेत दे रहा है। हालांकि पाकिस्तान का इतिहास जो है वो हमें कोई उम्मीद नहीं जताता। हमारे साथ अमन सिन्हा जी बीजेपी से, केजी सुरेश जी डीडी न्यूज के सीनियर कंसल्टिंग एडिटर और आलोक शर्मा जी जुड़े हुए हैं। आलोक जी, जंग कोई रास्ता नहीं है जैसा केजी सुरेश जी कह रहे हैं जाहिर तौर पर, और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी अगर हम एक मौका उनको देना चाहते हैं, हम ये दिखाना चाहते हैं, नई सरकार है, चलिए आपने कई मौके दिए, नहीं हुआ, नई सरकार अगर वो चाहती है कि भाई एक मौका दे ताकि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हम कह सके देखिए हमने चांस दिया था, अगर वो नहीं उन्होंने डिलीवर किया तो इसमें हमारी कोई खता नहीं। तो भारत की इसमें क्या गलती? चांस देना कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन चांस जिस तरीके से दिया गया उस पर सख्त आपत्ति है। ना आपने इंटेलिजेंस एजेंसीज को किसी को अपने फेवर में लिया, कॉन्फिडेंस में लिया, ना आपने अपोजिशन पार्टीज को लिया, ना आपने पार्लियामेंट को लिया। आपने जिस तरह से JIT बनाई और जिस तरह से भाजपा के प्रवक्ता आज कह रहे हैं कि साहब उनको न्याय मिले, उन लोगों को, क्या ISI के लोग आकर न्याय देंगे? देखिए, झूठ बोलते हैं कि वहां पर ट्रायल के प्रोसेस को मदद मिलेगी। कौन सा ट्रायल का प्रोसेस पाकिस्तान में चल रहा है? पठानकोट में जरा बताइए, जरा कौन सी कोर्ट में केस चल रहा है? जो ट्रायल, कौन सी कोर्ट में केस चल रहा है? जरा अमन सिन्हा जी बताएं मुझे। जो ट्रायल की बात आप कर रहे हैं उसमें जो एक सुनिए, ऐसा है कौन सी कोर्ट में चल रहा है पाकिस्तान की? एक मिनट अमन जी, एक मिनट आलोक जी, आज के ही एक अखबार इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी, अखबार का हवाला छोड़ दीजिए, अखबार में क्या छप रहा छोड़ दीजिए, ऑफिशियली बताइए कौन सी कोर्ट में ट्रायल चल रही है? मैं आपको एक एडिटोरियल बता रहा हूं, एक अखबार का एडिटोरियल में आप मेरी बात बता रहे हैं, आप मुझे बताइए कौन सी पाकिस्तान की कोर्ट में केस चल रहा है? सर, ये कहा गया है, उसमें साफ तौर पे कहा गया 26/11 के बाद जब P चिदम्बरम साहब ने गवाहों की क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए मना कर दिया, उसके कारण जो है जो ट्रायल चल रहा था पाकिस्तान में उस पर असर पड़ा। उसमें ये सर आप सुनिए ना, आपने प्रश्न पूछा, मेरा उत्तर सुनिए। जी 26/11 के ट्रायल का जिक्र हो रहा है क्या? जी नहीं, मैं ये कह रहा हूं, कोर्ट की ट्रायल कह रहा हूं। नहीं सर, मैं आपको ये नहीं पता है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगा तो ट्रायल ही तो होगा। क्या बिना ट्रायल के हो जाएगी सजा? आलोक जी, मैंने आपको लीगल प्रोसेस पता है? इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगा, ट्रायल होगा। जो संपादकीय की जो मैं बिंदु ले रहा हूं वो ये, जब एविडेंस ही नहीं कलेक्ट करेंगे
हुआ है। आप चाहते हैं कोई एविडेंस नहीं मिले? आलोक जी, इसको भाव मतलब पाकिस्तान एविडेंस लेके जाएगा, बीजेपी एविडेंस उनको परोसेगी बिरयानी के साथ। आलोक जी एक बार भाव समझ लीजिए, टेलीग्राम बहस में कहीं नहीं पहुंचा। मेरा आलोक जी आपसे रिक्वेस्ट है, जो मैंने ये बात कही, जो मैंने जो एडिटोरियल उठाया वो इस संदर्भ में उठाया, उसका भाव ये था कि जिस तरह से उस ट्रायल में 26/11 के ट्रायल में जो वैधानिक गलतियां हुई, उसके कारण जो है हम उस केस को वहां पर कोर्ट में प्रूव नहीं कर पाए। और वो एडिटोरियल यही कहता है कि इसलिए कोई हर्ज नहीं है कि अगर इस तरह की जांच होती है तो उससे जो है आपको इन्वेस्टिगेशन में फायदा मिलेगा जब ये केस कोर्ट में जाएगा। ये एडिटोरियल कहता है। इसमें क्या आपत्ति है? बड़ा दुखद है जी, क्योंकि कांग्रेस के समय में वो घटना घटी थी। हमने वैधानिक गलतियां की, इसलिए पाकिस्तान में प्रूव नहीं हो पाया। आप कैसा कह रहे हैं सर? ये एडिटोरियल कह रहा है, आप इसको मान रहे हैं? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, मान रहे हैं इसको? आपने वैधानिक ही नहीं, आपने संवैधानिक गलतियां की, कांग्रेस ने सुरक्षा को लेकर गलतियां की। कांग्रेस के गृह मंत्री जो उस समय देश की सुरक्षा के लिए करना चाहते हैं, टेररिस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे थे। पूरी ताकत लगा दीजिए, देश नहीं मानेगा कि ये जो अरे भाई, देश का सर्टिफिकेट आप देंगे क्या? ठीक हुआ है, ये पूरा देश नहीं मानेगा। देश ने रिजेक्ट कर दिया आपको, आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं देश की बिना पर। नहीं सर, आप ये कह रहे घुटने टेक दिए। चलिए, घुटने टेक दिए। ऐसा है, कांग्रेस जब सरकार में रही तब इसने कुछ नहीं किया। नहीं, आपने तो कहा था गोली और गोली साथ नहीं चल सकते। चिल्लाएंगे, सब लोग कह रहे हैं कि साहब बातचीत तो होनी चाहिए। गृह मंत्री भी कहते हैं कि कोई अविश्वास का कारण नहीं है, इसलिए चीखते चिल्लाते रहे। ये व्यर्थ की राजनीतिक चर्चा में मैं नहीं पढ़ना चाहता, पर ये बात सही है कि जिस तरीके से पाकिस्तान एपी सेंटर ऑफ ग्लोबल टेररिज्म है और उसने एडमिट किया है कि वहां टेरर एक्टिविटीज उसके जमीन से वो इमिनेट कर रही हैं, और उसको वो किसी भी पाकिस्तान के व्यक्ति ने, ठीक है भैया, हम कह रहे हैं कर लिया, हम कह रहे हैं कर लिया, आप कहते रहिए मत किया, तो उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए पूरी कार्रवाई चल रही थी। आईएसआई के लोग अंजाम तक पहुंचाएंगे, भारत अपने सिक्योरिटी रिलेटेड आईएसआई के लोग अंजाम तक पहुंचाएंगे। अरे आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, आप कमाल है, आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। को बुला लीजिए, अपनी जांच कर लेगा। आप बुलाइए ना ऑफिस सही को। आप लोग नहीं, ये कांग्रेस वही पार्टी है। सुनिए, मैं पढ़ना नहीं चाह रहा था व्यर्थ करते हुए। कांग्रेस जो है राष्ट्रीय सुरक्षा को ताक पे रख के एक परिवार को बढ़ावा दिया और उनके चापलूस यहाँ से राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करेंगे। सुरेश जी, अशोक जी, लेकिन पाकिस्तान की क्या मंशा है ये पाकिस्तान जानती है। हम हमेशा शांति को, इस देश ने हमेशा एक चांस दिया है। हम कभी भी जो है आक्रामक रवैया हमने जीवन में अपनाया नहीं है अपने इस राष्ट्रीय जीवन में। हमने यही कहा है कि हम अपने आत्मरक्षा के लिए जो भी कदम उठाएंगे वो जब से लेकर भारत आज़ाद हुआ तब से लेकर लगातार हर सरकार की यही रही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि वैश्विक पटल पर आज इस बात का एक चर्चा जरूर है कि अभी जो लाहौर में भी जो घटना हुई, पाकिस्तान में खुद यहां तक कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो है वो अपना विजिट, ब्रसेल्स विजिट को, महत्वपूर्ण विजिट को वो कैंसिल कर देते हैं। पाकिस्तान खुद शायद एहसास कर रहा है कि जिस भस्मासुर को उसने पैदा किया आज वो लौटा है उसी के सर पर हाथ रखने के लिए। कहीं ना कहीं पाकिस्तान में भी एक रियलाइजेशन धीरे धीरे हो रहा है कि ये जो आतंकवाद को जो उसने पाला है आज वो उसी को, तो कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन पाकिस्तान की तरफ से पिछले कुछ दिनों में भारत को प्रोवाइड की गई। जो गुजरात में आतंकवादी घुसे हैं उसका इंफॉर्मेशन भी वहां से आया, उसके भी हमने कई मायने निकाले यहाँ अखबारों में और बाकी जगह की ये डिविएशन है जो भी है। लेकिन ये एक हकीकत है कि धीरे धीरे और अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी लगातार जो पाकिस्तान पे पड़ रहा है उसका भी असर जरूर पड़ रहा है। और आज पूरे दुनिया में जैसे ब्रसेल्स में जो घटना हुई, उससे पहले भी जो पूरे विश्व में घटना हुई, उससे पाकिस्तान बिल्कुल अलग थलग पड़ गया है। और पाकिस्तान में एक एहसास जरूर एक सेक्शन के अंदर है कि नहीं, हमें जो है ये जो होम ग्रोन टेरर है इस ग्रुप्स पर हमको जो है अंकुश होना चाहिए। तो हाँ, दूसरी बात मैं इसमें जरूर संक्षिप्त में जोड़ना चाहता हूं कि देखिए कोई भी देश, अब इसका टीम में कौन कौन कॉन्स्टिट्यूट हुआ उस पर विवाद हो सकता है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान से उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान वहां कार्रवाई करें तो वो इस बात पर कम से कम उसका जो डोमेस्टिक ऑडियंस है वो इस बात पर कभी सहमत नहीं होगा कि सिर्फ भारत का एक कागज पकड़ाने से, एक डोजियर पर वो लोग कार्रवाई कर दें। वहां बिल्कुल एक ऐसी सरकार जहां चारों तरफ से जो है कट्टरपंथियों से घिरी हुई है, उसको जरूर कम से कम दिखाना जरूर है कि हाँ हमने अपने स्तर पर भी पता किया है, तब जाकर हम कार्रवाई कर रहे हैं। अगर कार्रवाई करने का उनका मंशा है तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि पाकिस्तान की जो अपनी राजनीतिक मजबूरियां हैं, पाकिस्तान के जो शासन की राजनीतिक मजबूरियां, उसके लिए उसको भी अपने जो
डोमेस्टिक उसका जो वोटर है उसको भी जो कहीं ना कहीं जो उसको सेटिस्फाई करना जरूरी है। पर एक बात जरूर है कि क्या इस मसले पर राजनीति से ऊपर उठकर पॉलिटिकल पार्टियों को एक मत में बात करनी चाहिए? क्या हम इस दिशा में बढ़ सकते हैं? कम से कम कूटनीतिक मामलों में, सुरक्षा के मसलों पर जो है वो तमाम पार्टियां एक सुर में सुनाई दी। इस पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। क्या बात है राशिद, फर्स्ट डिवीजन में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी तुम उदास हो? लेकिन सर वो सोच रहे होगे कि खर्चा कहाँ से आएगा? हाँ, चिंता मत करो, अब जिंदगी की दौड़ में तुम जैसे स्टूडेंट्स को पीछे मुड़कर देखने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अब तुम्हारे साथ है मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप। फेलोशिप हमारे लिए सर? हाँ, तुम्हारे लिए और अल्पसंख्यक समुदाय के उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी सालाना पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने किसी भी सरकारी विश्वविद्यालय से जूनियर रिसर्च फेलोशिप या एमफिल के लिए आवेदन दिया है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.minorityAffairs.gov.in पर या कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800112001 पर। सबका साथ, सबका विकास। सांसद के मार्गदर्शन और ग्राम वासियों के सहयोग से हमारा गांव बने आदर्श गांव। हर जगह हो साफ सफाई, पक्की सड़कें और भरपूर हरियाली, घर घर हो बिजली, पानी और शौचालय जैसी जीवन की बुनियादी सुविधाएं, बच्चों के लिए उत्तम शिक्षा, हर किसी को हासिल हो बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, युवाओं के प्रशिक्षण के लिए हो कौशल्य वर्धन केंद्र। सांसद आदर्श ग्राम योजना, प्रयास सांसद का, विकास गांव का। ये चांदनी का चौक है। ये रविंद्र का सेतु है। मरीना का बीच है ये आजाद का मैदान है। खड़े सिंह दा मार्ग है। चित्तरंजन का एवेन्यू है ये। अन्ना का नगर यही है। गंगा की है ये नदी। ये लक्ष्मी की कॉलोनी है। बंकिम का स्ट्रीट है ये। नरीमन का पॉइंट है ये। और मैं तुम्हें इसे गंदा नहीं करने दूंगा। यहाँ कचरा नहीं फेंकने दूंगी। पान नहीं थूकने दूंगा। केले का छिलका नहीं फेंकने दूंगी। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर ले कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सके। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। अस्पताल में गंदगी हो सकती है, कुछ छूना मत और बीमार पड़ जाओगी। अरे दीदी, अब सब बदल रहा है। इतनी साफ सफाई? जी, हम सब ने मेहनत की है ताकि आपके इलाज में कोई कमी ना आए। बदल रहा है, बदल रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र अब स्वच्छ हो रहे हैं और ये आपके ब्लॉक में भी संभव है। बस पहल करनी पड़ेगी हमको और आपको भी। स्वच्छता का संकल्प करें, स्वास्थ्य केंद्र का कायाकल्प। दो टूक में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम पाकिस्तान की जो जांच टीम भारत आई उसके संदर्भ में बात कर रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमने तमाम मुद्दे किए, बहुत गर्मा गर्म बहस हुई, लेकिन आलोक जी, कुल मिलाकर आपको लगता है कि ऐसे मसले पर, ये देश की सुरक्षा से जुड़े मसले होते हैं, कूटनीतिक मसले होते हैं, इस पर राजनीतिक पार्टियों को एक सुर में सुनाई देना चाहिए? कम से कम सीमा पर तो मैसेज ये जाए कि इस मसले पर देश में एकता है। आज हम जानना चाहते हैं कि जो एविडेंस यहां से जाएंगे, क्या कोई भारत को ऐसा एश्योरेंस मिला है कि ये एविडेंस वहां रूल ऑफ लॉ में या उनके कोर्ट में एविडेंस के तौर पर माने जाएंगे? जी। नहीं मिला है। आपने लाल कारपेट बिछा दिया कि आप साहब आइए आप। क्या आपने एक बार भी ये क्यों नहीं सोचा कि जो हमारी यहां पर एजेंसीज हैं उनके दिल के ऊपर क्या बीतेगी? पहली चीज, जिन गवाहों के साथ हमारी एजेंसीज ने अभी इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, उनके साथ पाकिस्तान के लोग आकर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ये कहां तक ठीक है? क्या डोजियर जो दिया था हमने उसके ऊपर पाकिस्तान ने एक भी एक्शन लिया है? एक सवाल अंतिम में पूछना चाहता हूं, पिछले 2 साल से जब से मोदी साहब की सरकार आई है, पाकिस्तान ने एक भी कदम ऐसा उठाया है जिससे ऐसा लगे? बीएसएफ कहता है 35% क्रॉस बॉर्डर वायलेशन जो सीज फायर का है वो बढ़ गया है। बीएसएफ कह रहा है ऑन रिकॉर्ड, उसके बावजूद आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। अमन जी, कोई सवाल कांग्रेस ने उठाया? पहली बात, एक जो बड़े बात है कि भाई इस पर एक सहमति बनाने की कोशिश करनी चाहिए थी विपक्ष के साथ पाकिस्तान की पॉलिसी को लेकर, वो शायद कहीं ना कहीं मिसिंग है। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पे चर्चा होती रहती है, जब पार्लियामेंट चलता है उसमें भी चर्चा होती रहती है,
और क्या पार्लियामेंट में चर्चा हुई थी जेआईटी आएगा? सवाल उठाए उनको जवाब झूठ तो इन्होंने बोला, झूठ सच का फैसला नहीं देश की जनता करेगी ना। आपने अपनी बात रखी, उनको बात रखी। इन्होंने सरासर झूठ बोला कि गवाहों को वहां पे जेआईटी ने जो है उनकी गवाहों को उनसे जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड की। सरासर झूठ बोला। आप टेप दोबारा चला के दिखाइएगा। इन्होंने कई मिसलीडिंग जो है, कई मिसलीडिंग स्टेटमेंट दिए। आपने बोला भी कई मिसलीडिंग कई इन्होंने कई जगह मिसकोट किया। व्यर्थ की राजनीति आप बताइए कौन सी पार्टी से आपने आह्वान किया कि पाकिस्तान के मुद्दे पर हम चर्चा करें? राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर आप चर्चा करने के लिए कब आज तक माहौल होना चाहिए और उसको आगे अपने लॉजिकल एंड तक ले जाना चाहिए। जब से सरकार आई है इसने राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय विषयों पे डिलीवर किया है। पूरा विश्व इसको एक्नॉलेज करता है। जाहिर तौर पर मैंने पहले भी कहा कि ये मसले संजीदा हैं, इस पर कम से कम पॉलिटिकल पार्टियों की एक बात दिखाई से, एक मत से बात करें तो कम से कम ये मैसेज अच्छा जाएगा। लेकिन फिलहाल ऐसा हो नहीं रहा, ये दुर्भाग्य की बात है। पाकिस्तान की जांच टीम क्या करेगी उसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। यह कहा गया है कि जांच टीम जो भी कार्रवाई करेगी उसको जल्द ही पाकिस्तान उजागर करेगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। तो हमें इंतजार रहेगा और उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तान शायद इस बार भारत को कम से कम कोई सहूलियत दे, भारत से कम पाकिस्तान इस बार सही रास्ते पर जाता दिखे। ये उम्मीद ही हम कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का यहां पर आने के लिए। दो टुक में आज बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए। नमस्कार।